अंग्रेज बड़े शातिर थे, वो खुद नहीं करते थे, अपने लोकल एजेंट से करवाते थे। जैसे मैंने कहा, ये गांधी और जिन्ना ये दोनों ब्रिटिश एजेंट्स थे। तो क्या कहा, मैं दोबारा सुनो, आपने क्या कहा? गांधी तो भाई सच्चाई, तुम आपको दो दो मिला के चार ब्लास्फेमी लगता है ना। तो कहता है ना कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में गोबर भरा है। इस पे मत जाइए कि मैं अकेला कह रहा हूं, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं अकेला। मैं बात कह रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं, कि मैं रीजन दे रहा हूं। आप बताइए रीजन में क्या गलती है, ये बताइए। सिस्टम को गांधी ने क्यों सपोर्ट किया? बिकॉज ही वॉज अ हिंदू रिएक्शनरी। बहुत से लोगों की दिल आजारी होगी जब आप महात्मा गांधी के बारे में कह रहे हैं खोपड़े में कुछ नहीं था। खोपड़े में नहीं, रास्कल थे ये, दीज पीपल मैस मर्डरर्स, गांधी और जिन्ना। देखिए ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान को आपस में बेहतर ताल्लुकात करने में हु इज स्टॉपिंग देम? अरे भाई, आप हंस रहे हैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बता आप नरेंद्र मोदी को भी अमेरिकन एजेंट कह रहे हैं, क्या ये प्रूवन है? मतलब मैं, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरी बात सुनिए ना, आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। सुनिए, पहले बात सुनिए, लेट द आर्गुमेंट डेवलप। अंग्रेज कलेक्टर सीक्रेटली रात को बुलाता था पंडित जी को, पैसा देता था, और इसी तरीके से मौलाना साहब को बुलाता था सीक्रेटली रात को, पैसा देता था, और कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो। कोई गाय काट दो, रातों रात किसी मंदिर में फेंक दो उसकी लाश, और दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर। आप लोगों ने देखिए, पहली चीज है कि आपने इस्लामिक स्टेट बनाया। हाउ कैन दिस कंट्री विद सो मच डाइवर्सिटी, मिलिट्री फैसिज्म इज द मेन डेंजर इन पाकिस्तान। हुकूमत इमरान खान नहीं करता है, आर्मी करती है। फाइटिंग फ्रॉम इनसाइड जेल, ही इज लीडिंग द डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगेंस्ट दिस मिलिट्री फैसिज्म। ये जो आपके जो जनरल्स हैं, ये लोग बिल्कुल थर्ड क्लास पीपल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वॉशिंगटन। मुझे अमेरिका ही के वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया से ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस मार्कंडे काजू। जस्टिस मार्कंडे काजू से आपसे बहुत से लोग उनकी शख्सियत से वाकिफ हैं, लेकिन जो लोग वाकिफ ना हों उनके लिए मैं क्विक चंद सेंटेंसेस कह दूं। जस्टिस मार्कंडे काजू दिल्ली हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे उन्होंने सर्व किया। इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन के वो चेयरमैन हैं। हिंदुस्तान के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन रहे हैं। जस्टिस मार्कंडे ने बहुत लिखा भी है। अभी हाल ही में उनका एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें जस्टिस मार्कंडे ने ये आर्ग्यू किया कि हिंदुस्तानी और उर्दू ही दो जुबानें थीं, हिंदी कोई जुबान नहीं थी। ऐसा हिंदुस्तान में जो लोग जुबान बोलते हैं सड़क के ऊपर, वो हिंदुस्तानी है जो उर्दू की तरह की है। हिंदी तो हिंदुस्तान की सरकार ने बाद में क्रिएट की ताकि उसको उर्दू से डिस्टिंग्विश किया जा सके। यहीं से बात का आगाज करते हैं। बहुत से और भी इशू मेरे जहन में है। चंद दिन पहले जस्टिस मार्कंडे, जो पहले इमरान खान को बहुत ज्यादा सराहते रहे, सपोर्ट करते रहे, उन्होंने बड़े क्रिटिकल कमेंट्स भी किए इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान को पॉलिटिक्स की समझ नहीं आई है, उनके पास मसाइल का कोई हल नहीं है। उसके हवाले से भी बात करेंगे। जस्टिस मार्कंडे, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। ये जो आपका आर्टिकल मेरी नजर से गुजरा, जिसमें आपने कहा कि असल जुबान हिंदुस्तानी थी, जो एक ही जुबान थी सड़क पे बाजार के अंदर, और ये हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदी जुबान का शोशा छोड़ा, ये क्या मामला है? थोड़ा एक्सप्लेन तो करें। देखिए, ये समझना बड़ा आसान है। पहले सन 47 तक जो पढ़े लिखे लोगों की जुबान थी वो थी उर्दू। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, किसी भी मजहब का हो, एजुकेटेड क्लास की लैंग्वेज उर्दू थी। मेरे बाप दादा उर्दू ही लिखते पढ़ते थे, हिंदी आते ही नहीं थी। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मुझे बताया था कि वो अपनी सारी स्पीचेस उर्दू में लिखते हैं। उर्दू हम लोगों की जुबान थी। इट इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम अलोन। मगर अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ। तो उसी पॉलिसी का एक हिस्सा ये भी था कि उन्होंने अपने एजेंट्स के थ्रू ये मौकिफ क्रिएट किया कि हिंदू जुबान हिंदुओं की, हिंदी जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों की। जो कि बिल्कुल झूठ था, क्योंकि उर्दू सभी की जुबान थी और हिंदी तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैंग्वेज है। देखिए, मैं आपसे किस जुबान में बोल रहा हूँ आपको मालूम नहीं, आप उसको उर्दू कहते हैं। उर्दू नहीं है ये हिंदुस्तानी खड़ी बोली जिसमें आम आदमी बोलता है। इसको पर्जनाइज कर दीजिए,
जैसे मिर्जा गालिब ने कर दिया या मीर ने कर दिया, तो वो उर्दू हो गई, और इसको थोड़ा संस्कृताइज कर दीजिए। देखिए, नहीं, हिंदी कोई लेकिन जुबान नहीं मिर्जा है। गालिब की जुबान तो पाकिस्तान में भी कोई बोल नहीं सकता ना। भाई सुनिए, अरे भाई सुनिए, आप लोग कुछ आता जाता तो है नहीं, सुनिए। देखिए, ये हिंदी बिल्कुल आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैंग्वेज थी। जो बोलचाल की जुबान है जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको हिंदुस्तानी भी कहते हैं और खड़ी बोली भी कहते हैं। इट वाज द खड़ी लैंग्वेज बोली। ऑफ द कॉमन मैन। उर्दू वाज द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड पीपल। कॉमन मैन की लैंग्वेज हिंदुस्तानी थी। एजुकेटेड पीपल, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जैसे सबकी लैंग्वेज इट वाज उर्दू। अब अंग्रेजों की चाल थी कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाना है, तो उन्होंने ये क्रिएट किया, ये कॉन्सेप्ट कि हिंदी जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों। अच्छा, हिंदू हिंदी क्या हो गई? देखिए, जैसे हिंदी और हिंदुस्तानी में फर्क देखिए। हिंदुस्तानी में कहेंगे उधर देखो या उधर देखिए, ठीक है। हिंदी में कहेंगे उधर अवलोकन कीजिए। कोई आम आदमी कहीं कहता है, चाहे इंडिया में चाहे पाकिस्तान में, कोई अवलोकन कहता है? इट इज नेवर यूज। कभी सुना नहीं। ये, अरे भाई, अगर कहें कि उधर देखिए, लुक देयर, तो यू विल से उधर देखो या उधर देखिए। यू हम्म। विल नॉट से उधर अवलोकन कीजिए। हम्म। हिंदी में कहेंगे अवलोकन कीजिए। या एक बार मैं आपको मजेदार किस्सा सुनाऊं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज था पहले। तो एक वकील साहब आए, उन्होंने पिटिशन फाइल करी मेरे सामने, जिसपे लिखा था प्रतिभू आवेदन पत्र। मैंने कहा व्हाट इज दिस? प्रतिभू आवेदन? बोले बेल एप्लीकेशन। मैंने कहा भाई, बेल को बेल कहो या जमानत कहो, सब समझते हैं। यानी मैं चीफ जस्टिस मद्रास होकर होकर गया, वहां भी सब जमानत जानते हैं। हम्म। एवरीबॉडी थ्रूआउट द सब कॉन्टिनेंट नोज बेल एंड नोज जमानत। व्हाई शुड यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल वर्ड विच नोबडी अंडरस्टैंड्स? हम्म। प्रतिभू आवेदन पत्र। मैंने कहा भाई, बेल लिखो, जमानत। यानी चुन चुन के जो देखिए, बहुत सारे पर्शियन वर्ड्स आ गए हिंदुस्तानी की वोकेबलरी में, हैं? अब क्योंकि पर्शियन थे वो, देखिए, कोई फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड आपके जुबान में आता है, उससे आपकी जुबान कमजोर नहीं होती है, और मजबूत हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में कितने सारे फॉरेन वर्ड्स आए, जर्मन से, जर्मन से, फ्रेंच से, अरब से, उर्दू से। उससे अंग्रेजी और मजबूत हुई। इट बिकम, लैंग्वेज बिकम स्ट्रॉन्गर इफ फॉरेन वर्ड कम इनटू कॉमन यूसेज। तो बहुत सारे लफ्ज फारसी के, जैसे जिला है वर्ड, डिस्ट्रिक्ट, जिला, एवरीबॉडी उसको हटा, क्योंकि फारसी है तो उससे आप नफरत, ये जो हिंदी बिगट्स थे, इनको नफरत थी फारसी लफ्ज। हालांकि वो लफ्ज आ गए थे आम आदमी की जुबान में, आम आदमी बोलने लगा था, उसको कॉमन यूसेज में आ गए थे। मगर चुन चुन के उनको, उनसे आपको नफरत है, हटाना है, और आपने जिला के बजाय जनपद कर दिया जनपद। इंडिया में। इस तरह से हजारों मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जहां वर्ड विच आर इन कॉमन यूसेज, एवरीबॉडी नोज एंड स्पीक्स, उनको जानबूझ के हटा हटा के आपने संस्कृताइज कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ कि हिंदी ऐसी जुबान है जो अक्सर समझ में नहीं आती है। हमारे कोर्ट्स में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आते हैं, तो हिंदी के जो आते हैं, तो अक्सर समझ ही नहीं आता क्या लिखा है भैया। दे आर यूजिंग वर्ड्स विच नॉट इन कॉमन यूसेज। जो, तो लिहाजा हिंदी तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैंग्वेज थी, जस्टिस ताकि मार्कंडे, ये जो बॉलीवुड की जुबान है ये क्या है? बॉलीवुड की जुबान को क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तानी, और उसमें जो वो गाने हैं, ज्यादातर उर्दू के हैं। गाने जितने हैं वो गालिब और साहिर, इन सब के गाने हैं। बॉलीवुड में हिंदुस्तानी बोली जाती है, जो आम आदमी की जुबान है। हिंदी नहीं बोली जाती भाई। हिंदी तो भाई कुछ किताबों में है, ये तो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैंग्वेज है, ताकि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी कि हिंदू ये मुसलमानों को ये लड़वाओ। अंग्रेजों ने, जस्टिस साहब, अंग्रेजों ने क्रिएट की, ये हिंदुस्तान की हुकूमतों ने क्रिएट की? अंग्रेजों ने अपने लोकल एजेंट, जैसे एक शख्स थे, उनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इज नोन टू बी द फादर ऑफ हिंदी। ही वाज एक्चुअली अ ब्रिटिश एजेंट। उसका ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस हिंदी की, जो कॉमन लैंग्वेज में आ गए हैं फारसी के लफ्ज, उनको भी हटाओ, क्योंकि उनसे नफरत है कि पर्शियन वर्ड है तो फॉरेन वर्ड है। आप यू इंट्रोड्यूस इंस्टेड अ संस्कृत वर्ड विच नोबडी अंडरस्टैंड। ये सब हरकतें ब्रिटिश ने थ्रू द लोकल एजेंट्स की। अंग्रेज बड़े शातिर थे, वो खुद नहीं करते थे, अपने लोकल एजेंट से करवाते थे। जैसे मैंने कहा, ये गांधी और जिन्ना, ये दोनों ब्रिटिश एजेंट्स थे।
I'm giving you, I can explain to you. Both आपने were. क्या कहा, मैं जरा दोबारा सुनूं, आपने क्या कहा? आप गांधी, अच्छा, सुनिए, 2 मिनट सुनिए मेरी, गांधी 2 और मिनट जिन्ना सुनिए। दोनों हिंदू इंग्लिश एजेंट थे। सुनिए, Have उसका I रीजन correctly हम understood you? Have I correctly heard Yes, you? you have correctly heard me. Now give me 2 minutes. 2 मिनट मुझे सुनिए, पहले गांधी पे मैं आता हूँ। देखिए, गांधी चले गए थे साउथ अफ्रीका में, वकालत करी थी 20 साल, फिर 1915 में वो हिंदुस्तान आए और 1948 में उनका असैसिनेशन हुआ। ये 30 साल जो गांधी हिंदुस्तान में रहे, इनकी बहुत सारी स्पीचेस और आर्टिकल्स यू कैन रीड इन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन इन सेवरल वॉल्यूम्स। उसमें क्या प्रीच कर रहे हैं? उसमें प्रीच कर रहे हैं काउ प्रोटेक्शन, काउ का प्रोटेक्शन। उसमें प्रीच कर रहे हैं रामराज। उसमें प्रीच कर रहे हैं कास्ट सिस्टम। ही वाज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कास्ट सिस्टम। मैं, अगर आप गूगल पे जाइए और जस्टिस काटजू और गांधी लिखिए, बहुत सारे मेरे उस पे मजमून आपको मिल जाएंगे। अब न देखिए, आप अगर साधु संत हो तो अपने आश्रम में जो चाहे कहिए, मगर इफ यू आर लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड यू एंटर इनटू पॉलिटिक्स एंड यू आर इंजेक्टिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, what will be the effect on a conservative Muslim mind? Can he stay in a party whose leader is preaching Hindu ideas के राम राज और cow protection और caste system, ये सब चीजें preach करता जा रहा, you know, continuously he was preaching this. तो आप ये समझते हैं कि गांधी की जो गांधी जी की सुनिए, is he not serving the British policy of divide and rule? हिंदू मुसलमान को, तो is he not therefore objectively a British agent? देखिए, उस टाइम जिन्ना 1917 में जिन्ना was patriotic and secular. In 1917, Jinnah was a member of both Muslim League and Congress Party. And he was known as an ambassador of Hindu-Muslim unity. He was secular. मगर गांधी यही लगाते रहे, क्योंकि देखिए, उस जमाने में कांग्रेस पार्टी was a party of only intellectuals. It had no mass support. तो गांधी ने सोचा कि भाई मैथ सपोर्ट आना चाहिए। तो कैसे मैथ सपोर्ट आए? उन्होंने कहा रिलीजन को यूज करो, हिंदू आइडिया। अच्छा, आपने मैथ सपोर्ट तो आ गया, बट इट वाज हिंदू मैथ सपोर्ट। इस पे एक आर्टिकल पढ़िएगा, एक HM सीरभाई थे, बड़े फेमस लॉयर थे इंडिया के, HM सीरभाई। उनकी किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया, लीजेंड एंड रियलिटी। और उन्होंने लिखा कि गांधी आइडियाज डायरेक्टली लेड टू पाकिस्तान, क्योंकि आप यू आर अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यू आर नॉट अ साधु सिटिंग इन एन आश्रम, and as a leader of a political party you are injecting religion into him, and that is a Hindu communal ideas here, speech after speech article। आप गूगल पे चले जाइए, जो गांधी लिखी है उसमें बहुत सारे, मैंने उसमें कोटेशन दिए उनके। तो जो यही चीज करता जा रहा है, ये आइडियाज आपके उस वक्त भी थे जब आप दिल्ली और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में थे? ये रिटायर होने के बाद आपने ऐसी बातें करनी शुरू की? नहीं, ये सब आइडियाज थे, मगर मैं कई चीजें बोल नहीं पाता एज अ सिटिंग जज, कई कंस्ट्रेंट्स होते हैं सिटिंग जज पे। मगर अच्छा सुनिए, जिन्ना जो थे, जिन्ना शुरू में 1917 में ही वाज सेक्युलर एंड पेट्रियोटिक, मगर हुआ क्या, जब गांधी ने यही सब प्रीच करना शुरू किया तो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, और वो छोड़ के, हिंदुस्तान छोड़ के वो इंग्लैंड चले गए, वहां वकालत शुरू कर दी। बाद में वो भी कम्युनल हो गए। ही स्टार्टेड प्रीचिंग दिस टू नेशन थ्योरी। अब जैसे अल्लामा इकबाल का क्या था, इकबाल ग्रेट उर्दू पोएट, शुरू में ही रोट इन 1904 व्हेन ही वाज 27 years of age, he wrote that famous poem सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एट दैट टाइम ही वाज सेकुलर एंड पेट्रियोटिक, इकबाल। बाद में चल के वो भी कम्युनल हो गए एंड स्टार्टेड एडवोकेटिंग टू नेशन थ्योरी। वो जो शिकवा उनकी फेमस पोएम है, जवाब शिकवा, वो पैन इस्लामिक नॉनसेंस प्रीच करने लगे, यानी पलट गए। इसी तरह जिन्ना भी पलट गए। ही थॉट कि भाई इसी में भाई Do you realize that what you're saying is blasphemy to both Indians and Pakistanis? ये भाई सच्चाई, तुम आपको दो मिला के 4 ब्लास्फेमी लगता है ना, हिंदुस्तानी को भी और पाकिस्तानी को भी, दो मिला के 4। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, बिकॉज आप कट रहे हैं जी। आप लोगों को एक तो आधा ज्यादा तो कुछ है नहीं। कोपड़े में मैं तो कहता ना कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में गोबर भरा है कुछ। यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो हिस्टोरिकल फैक्ट्स। आई एम टेलिंग यू, जो मैं बात कह रहा हूं, अगर आप नहीं माने तो पता है, अपना काउंटर, मैं तो आर्गुमेंट हर चीज का मैं रीजन फैक्ट प्लेस करता हूं। गांधी ऑब्जेक्टिवली, आई एम नॉट सेइंग सब्जेक्टिवली, बट आई एम सेइंग ऑब्जेक्टिवली, बोथ वर ब्रिटिश एजेंट्स। अंग्रेजों का काम था, पूरा खेल था
कि मैंने आपको एक इंटरव्यू में बताया था, पूरा खेल ये था, यूनाइटेड इंडिया शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, तो लड़वाओ हिंदू मुसलमानों के, दैट इज द बेस्ट। ये दोनों देवर रास्कल्स, गांधी एंड जिन्ना बोथ वर रास्कल्स। मैं तो ऊपर नहीं कहता हूँ, शेमलेस अच्छा जस्टिस रास्कल्स। मार्कंडे, हमने जिन्ना साहब पांच के एक ऊपर मिनट रुकिए, हमने 5 लाख, कायद-ए-आज़म देखिए, अरे भाई सुनिए, पार्टीशन टाइम में 5 लाख लोग ब्रूटली मर्डर हुए और मिलियंस वर डिस्प्लेस्ड, तो वर नॉट गांधी एंड जिन्ना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? So should they not be called rascals? यानी अच्छा एक क्या जवाब मैंने कहा? थोड़ा सा मुझे काउंटर आइडिया भी इसमें लाने दीजिए एक एक करके। ये देखिए बोलिए। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर ये इल्जाम तो अंग्रेजों की तरफ से, हिंदुस्तानी राइटर्स की तरफ से हम पढ़ते रहे, सुनते रहे कि भाई वो बरतानिया के, ये ब्रिटिश एजेंट थे, उन्होंने डिवाइड किया। गांधी जी के ऊपर ये इल्जाम तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। क्या अरे हिंदुस्तान भाई, में आपने पहली दफे बहुत सारी चीजें नहीं सुनी, आपको, आपने अगर दो दो मिला के 4 नहीं सुना तो ये मेरा प्रॉब्लम है। इज इट एम आई टू ब्लेम दैट यू हैव नॉट हर्ड दैट 2 + 2 = 4? आई एम गिविंग माई रीजंस। देखिए, आप अगर जाइए गूगल पे, आप जाइए काटजू गांधी, मेरे बहुत सारे, अरे जब मैंने ये पहले बार कहा कि ब्रिटिश एजेंट थे, बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट यूनानिमसली पास रेजोल्यूशंस अगेंस्ट मी। अच्छा मुझे ये कब कहा सुनवाई, था, ये आपने कब कहा था पहली दफा? अरे ये कुछ साल पहले कहा, अगर आप गूगल पे जाइए सब मिल जाएगा कि जस्टिस काटजू, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यूनानिमसली कंडेम्ड मी विदाउट गिविंग मी अ हियरिंग। मैंने कहा मुझे सुनवाई का मौका तो दो, मैं जो मैं करूं। अभी निकाल रहा हूं इस पे, गांधी हाँ, काजू लिखिए, लिखूं? आप लिखिए काटजू गांधी ब्रिटिश एजेंट कंडेम्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट, ये देख लीजिए, नहीं, अभी मिल मैंने जाएगा। लिखा है गांधी जस्टिस काजू, गांधी क्रिमिनल फिगर, जस्टिस काजू गांधी ब्रिटिश एजेंट, मिल गया मुझे। टाइम्स ऑफ इंडिया का है, मार्च 2015 का ये आर्टिकल है। और भी है, जस्टिस मार्कंडे गांधी ब्रिटिश एजेंट, known for his penchant for stirring controversies, former chairman of the Press Club of India, Justice Markandeya Kaju has called Mahatma Gandhi, wow, a British agent who did great harm to India, known for, wow, his अच्छा ये मेरा उसमें, मैंने फेसबुक पे आई मुझे ये नहीं पता चला ये कि आपने ये भी कभी कहा है, मतलब भाई, दिस इज। आप लोगों को आता जाता तो कुछ है नहीं। देखिए, प्रॉब्लम विद यू, यू पीपल आर डिवॉइड ऑफ फैक्ट्स, आई एम प्लेसिंग फैक्ट्स बिफोर यू। आप चेकअप करिए। देखिए, मैं हर चीज का रीजन देता हूँ, हर बात जो मैं कहता हूँ आई गिव द रीजन। यू मे डिसएग्री विद माय रीजन, बट देन यू हैव टू गिव मी योर काउंटर रीजंस। मैं अच्छा नहीं, मैं काउंटर रीजन देने देने आप मुझे देने नहीं दे रहे। देखिए पहली आप बात यह दे है कि दीजिए। क्या आपके अलावा भी कोई हिंदुस्तानी राइटर्स, ऑथर, रिसर्चर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये लिखा है, ये कहा है कि महात्मा गांधी वाज अ ब्रिटिश एजेंट? नो, आई एम द वन एंड ओनली पर्सन। बट अब लेट मी टेल यू, अच्छा सुनिए, जब आपने पूछा एक सवाल सुनिए। एक शख्स था कोपरनिकस, he was the first person in 1543, he said that it is the earth which goes around the sun, not vice versa. पहले सब मानते थे कि sun goes around the earth. He was the only one. जैसे I was the only one. So just because I'm the only one, nobody else is saying it, does not mean I'm not correct. Now आज सब कोपर्निकस को मानते हैं। देखिए, सत्य में बड़ी शक्ति होती है, ट्रूथ हैज ग्रेट पावर। अकेला आदमी कोपर्निकस उस जमाने में बोला जो बड़ा खतरनाक चीज थी, कहना कि अर्थ गोज अराउंड सन, इट वाज अगेंस्ट द बाइबल, और बाइबल के खिलाफ उस जमाने में बोलने का मतलब यू कुड हैव बीन बर्न्ड एट द स्टेक इन द दिस इंक्विजिशन। कोपरनिकस और गैलीलियो दोनों ही को फिर सजा भी दी ना, दोनों को पीछे हटना पड़ गया। आप सुनिए भाई, Copernicus was 90 years before Galileo was much later. Copernicus ने जो अपनी जो पब्लिश किया, उसमें रीजन दिया कि 1543 में, और उसमें उसने कहा कि इट इज द अर्थ विच गोज अराउंड द सन। दिस वाज नोन एज द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसके पहले बाइबल की थ्योरी थी कि इट इज द सन विच गोज अराउंड द अर्थ, और उस जियोसेंट्रिक, जमाने, दैट इज नोन एज जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो उस जमाने में बाइबल के खिलाफ बोलने का मतलब इट वाज अ कैपिटल ऑफेंस, आपको पकड़ के जला दिया जाता, बर्न्ट एट द स्टेक। इट वाज वेरी डेंजरस थिंग टू से। मगर उसने प्रूफ दिया, और 90 साल के बाद, 90 years after Copernicus wrote his, 1543 में लिखा था, 1633 तो गैलीलियो साहब ने कहा। आप हिंदुस्तान के कोपरनिकस हैं? यस, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आदमी अकेला हो दुनिया में, इस पे मत जाइए। सवाल है वो आदमी सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इस पे चलिए। दुनिया गलत फहमी में हो,
और कोपर्निकस अलोन वाज द राइट। आज सब लोग कोपर्निकस की बात मानते हैं। एक जमाना था जब कोई नहीं मानता था, और बल्कि बड़ा डेंजरस था ये कहना, बिकॉज इट वेंट अगेंस्ट द बाइबल। तो लिहाजा इस पे मत जाइए कि मैं अकेला कह रहा हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि मैं अकेला, अरे हाउ डज इट मैटर? मेन थिंग, मैं बात कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ कि मैं रीजन दे रहा हूँ। आप बताइए रीजन में क्या गलती है, ये बताइए। अच्छा, गलती मैं थोड़ा सा बता, देखिए गांधी की जितनी बायोग्राफीज और उसके ऊपर जितनी ज्यादा लिखा गया है पिछली 20वीं सदी में, वहां आर्गुमेंट ये है कि महात्मा गांधी ने तन तनहा हिंदुस्तान में ऐसी मोबिलाइजेशन की जिसके नतीजे में ब्रिटिश सरकार और एम्पायर कमजोर हो गई। बिकॉज उन्होंने आजादी का तस्वर पैदा किया, उन्होंने हिंदुओं को इकट्ठे कर दिया, हिंदुस्तान के मैसेस को उन्होंने बुलाया, उन्होंने जो मार्चेस की, सॉल्ट मार्च की, डिफरेंट चीजें की, उसके नतीजे में सरकार कमजोर हुई। देखिए ना, लुई फिशर उनका पहला बायोग्राफर है, जिसके उनके बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट सच अ मैन इन फ्लैश एंड बोन्स एवर वॉक्ड ऑन अर्थ। तो अब आप सिंगल हैंडेडली उन सबको डिस्काउंट कर रहे हैं, गांधी के जितने बायोग्राफर्स हैं, एडमायरर्स हैं। अंग्रेज उनकी तारीफें करते हैं, सब लोग उनकी तारीफें करते हैं, अमेरिकन करते हैं, हिंदुस्तान के लोग उनको बापू मानते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, महात्मा। तो अब आप सिंगल हैंडेडली कह रहे हैं, इसीलिए तो रेजोल्यूशन भी पास कर दिया है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने आपके खिलाफ। अब मैं बोल सकता हूँ? जी प्लीज। देखिए, आइंस्टाइन इज एन एक्सपर्ट इन थ्योरेटिकल फिजिक्स, ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स। तो आप मत कहिए कि आइंस्टाइन ने कह दिया तो इट इज गॉस्पेल ट्रूथ। ही व्हाट ही वाज टॉकिंग वाज नॉनसेंस। देखिए, अपने फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन में आप कहेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी, यू आर एन अथॉरिटी। आइंस्टाइन थ्योरेटिकल फिजिक्स के बारे में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में ये सब चीजें कहें तो ठीक है, मानेंगे लोग। मगर ही इज टॉकिंग अबाउट गांधी अबाउट ही हैज नो नॉलेज, बकवास कर रहा है। तो डोंट गो बाय, यानी आप लोग थोड़े से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया करिए। देखिए, अंग्रेजों ने क्यों छोड़ा हिंदुस्तान, आपको मालूम है? अब सुनिए, 2 मिनट सेकेंड वर्ल्ड वक्त वॉर दीजिए। की वजह से, अमेरिकन के प्रेशर की वजह से। देखिए, यस, बिकॉज देखिए हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी अटैक ब्रिटेन, एंड मे बी दे कुड हैव कॉन्कर्ड ब्रिटेन बट फॉर अमेरिकन हेल्प। मगर अमेरिकन हेल्प केम विद अ प्राइस। अमेरिकन की इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप अभी, अंग्रेज लोग, अभी तो आप इंडिया को अपनी मोनोपोली बना लिए हैं, you must open up the Indian market for our investments also. American industries are growing. You have to open. You can't keep it monopolized. So independence was just opening up the Indian market for American investment. This was really what was independence. It has nothing to do with Gandhi. देखिए, आप सोचिए, जो अंग्रेजों ने कॉन्कर किया था इंडिया को विद आफ्टर शेडिंग सो मच ब्लड, इतनी लड़ाइयां लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी और क्या क्या हैं, इतने लोग उनके मारे गए। क्या वो छोड़ देते हिंदुस्तान को जस्ट बिकॉज गांधी वेंट ऑन सॉल्ट मार्च? क्या अमेरिकन ने जो इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी, क्या वो अंग्रेजों को लॉलीपॉप देके या गुलदस्ते देके वो जीते थे? नहीं, दे हैड टू रेज एन आर्मी, कॉन्टिनेंटल आर्मी अंडर जॉर्ज वॉशिंगटन, और तब हथियार से निकाला उनको। तो यहाँ इंडिया में एक एक आर्म स्ट्रगल शुरू हो गया था अंडर भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद एंड ऑल दैट। बट एट अ वेरी अर्ली स्टेज अंग्रेजों ने उनको सबको हैंग कर दिया, और British Gandhi was used to divert the independence struggles from the revolutionary direction towards a बिल्कुल नॉनसेंसिकल, ये सत्याग्रह एंड ऑल बिल्कुल बकवास। गांधी रहते तो अंग्रेज कभी छोड़ते ही नहीं। ये तो आप समझिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई जिसके वजह से नहीं तो अंग्रेज नहीं तो का फिर अंडर आपका, अमेरिकन। अच्छा एक और आर्गुमेंट तो ये भी है ना कि गांधी जी जब वापस आए साउथ अफ्रीका से, और चूंकि वो मजहब ही को समझते थे, उन्होंने जब एक मैस कॉन्टेक्ट मूवमेंट शुरू की, तो उससे पहले मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, गोखले, इनकी सारी सेक्युलर एक स्ट्रगल थी, जो बिल्कुल एक लीगलिस्टिक किस्म की इंग्लिश कानून की स्ट्रगल थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल थी इनकी। लेकिन गांधी ने जब मैस कॉन्टेक्ट किया, और वो मैस कॉन्टेक्ट में उनका सारा नैरेटिव हिंदू मत का था, वो हिंदू रेफरेंसेस देते थे, तो उससे एक हिंदू कॉन्शियसनेस पैदा हुई, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को और मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता बहुत उसको डिसअपॉइंट किया, डीमोरलाइज किया। उनको ऐसा लगा कि हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप में हमारे लिए रोल नहीं है, जिससे दूरियां बढ़ती चली गई। यहां तक तो चले मैं आप, लेकिन इससे ये कैसे पता चलता है? इससे तो गांधी की एक मजहब परस्ती पता चलती है, एक्सेंट्रिक थे वो पता चलता है। इससे ये कैसे पता चलता है जस्टिस काजू कि नेसेसरीली वो ब्रिटिश एजेंट थे? ये कैसे साबित हो जाता है? ये तो उनकी एक डिवाइड में पता चलती है। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, ब्रिटिश एजेंट वर्ड जब यूज किया जाता है
इसका मतलब somebody who is serving the British interests. तो ब्रिटिश इंटरेस्ट वॉज डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ आपस में, डिवाइड करो. नाउ इफ अ पर्सन एंटर्स पॉलिटिक्स and he's injecting really Hindu ideas into politics, which Gandhi was doing throughout his stay in India, is he not serving the British interests of divide and rule? And therefore, objectively, is he not a British agent? ये आप मेरे आर्टिकल्स पढ़िए, बहुत सारे मैंने एक्सप्लेन किया, आप गूगल पे चले जाइए, आपको बहुत सारे मेरे आर्टिकल मिल जाएंगे. कास्ट सिस्टम पे, ही वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कास्ट सिस्टम, उनके मैंने कोटेशन दिए हैं. आप गो ऑन गूगल एंड टाइप जस्टिस काजू गांधी एंड कास्ट, बहुत सारे उनके कोटेशन की, कास्ट सिस्टम इज वेरी गुड. लेकिन कास्ट सिस्टम के मुस्लिम जॉइन वो क्यों सपोर्टर थे कास्ट ऑर्गेनाइजेशन? सिस्टम के? चले आप बताएं, वो कास्ट सिस्टम को गांधी ने क्यों सपोर्ट किया? बिकॉज ही वाज अ हिंदू रिएक्शनरी, फ्यूडल आदमी था बिल्कुल, उसके खोपड़े में कुछ था नहीं एक्सेप्ट, सी एज आई टोल्ड यू, ही बहुत से लोगों की दिल आजारी होगी जब आप महात्मा गांधी के बारे में कह रहे हैं खोपड़े में कुछ नहीं था. सो लॉट ऑफ खोपड़े में नहीं, रास्कल थे ये, दीज पीपल मैस मर्डरर्स, गांधी और जिन्ना. बताइए पार्टीशन टाइम सोचिए, 5 लाख लोग कितने बेरहमी से मारे गए. आप एक्चुअली 10 लाख लोग, एक आपने मंटो की कहानियां पढ़ी हैं? पढ़ी है मैंने, सादत अली मंटो. देखिए 10 लाख के करीब लोग मारे गए, 10 लाख के करीब लोग मारे गए. 15 यही लोग, गांधी जिन्ना, यही लोग बेसिकली अंग्रेज रिस्पॉन्सिबल थे, उनके ये एजेंट्स थे. लेकिन जस्टिस काजू, ना गांधी ने और जिन्ना ने, दोनों ने कभी भी पार्टीशन ऑफ बंगाल और पंजाब पे नहीं मांगी. गांधी जी तो आखिर में कहते थे कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, और ये जो पार्टीशन हुई है पंजाब और बंगाल की, ये तो कांग्रेस की और नेहरू की और पटेल की ये रिक्वायरमेंट थी. ये तो मुस्लिम लीग ने, आपको पता है, पंजाब में भी और बंगाल में दोनों जगहों पे पार्टीशन और बंगाल एंड पंजाब के खिलाफ वोट डाला था, और कैबिनेट मिशन प्लान को भी मोर और लेस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. ये तो आप तो खुद कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं और जूरिस्ट हैं, इसको समझते हैं कि मुस्लिम लीग ने और जिन्हा ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया था. ये जो जिस किस्म का पाकिस्तान बाद में बना है, ये तो उनका विजन भी नहीं था. वो तो एक लूज फेडरेशन, एक लूज कन्फेडरेशन पे एक्सेप्ट कर रहे थे उस वक्त. तो फिर नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, ये बाद में बदला जा सकता है. उसको तो थोड़ा सा वजाहत कर देना. देखिए ऐसा है, अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया था कि इसका पार्टीशन करना है. ये देखिए टिपिकल टेक्निक थी अंग्रेजों की. जैसे फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन पार्टीशन कर दिया, इजराइल जूस का और जॉर्डन अरब्स का. या साइप्रस, आप कभी साइप्रस गए हैं? मैं गया हूं ग्रीक एंड टर्किश साइप्रस, दोनों जगह गया हूं. एक नॉर्दर्न पार्ट है ग्रीक और सदर्न पार्ट टर्किश. या जहां जहां वो छोड़ते थे पहले डिवाइड कर देते थे. या आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड इज ए प्रोटेस्टेंट एंड साउथ आयरलैंड जो आयरिश रिपब्लिक इट इज कैथोलिक. तो अंग्रेजों की टिपिकल टेक्निक थी, बिफोर लीविंग अ कंट्री उसको रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड कर दो ताकि वो लोग लड़ते रहें और कमजोर रहें. ये पूरा खेल था. तो अंग्रेज हर हालत में करते. ये सब कैबिनेट डिसीजन कहने की बातें. ब्रिटिश हैड डिसाइडेड पार्टीशन होना है. कैबिनेट मिशन प्लान में तो उन्होंने ऑफर किया ना कि ब्रिटिश इंडिया को आप 3 किस्म के सेट्स ऑफ प्रोविंसेस में, स्टेट्स में डिवाइड कर दें, जोन ए, जोन बी, सी. जिसमें सबसे बड़ा जो जोन सी था, दैट वाज इंडिया, जिसके पास डिफेंस भी था, फॉरेन अफेयर्स भी था, करेंसी भी थी, कम्युनिकेशन भी थी. जो सिर्फ प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे वो ए, बी के पास थे, जिसमें एक पंजाब रिलेटेड प्रोविंसेस आ जाते थे और सिंध, और दूसरी तरफ बंगाल था. सिर्फ ये था कि उसमें देखिए ना, एक लूज, अगर आपका जो आप रीयूनिफिकेशन की बात करते हैं, आपने जो एसोसिएशन बनाई है इंडिया रीयूनिफिकेशन, वो इन दी एंड क्या चीज अचीव करेगी? कॉन्स्टिट्यूशनली आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हैं, आप उनके दरमियान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ढूंढेंगे ताकि वो एक तरह से, जैसे यूरोपियन यूनियन है, अपने रिसोर्सेज को पूल करें, अपने बॉर्डर्स को सॉफ्ट कर दें, अपने बॉर्डर्स के ऊपर फौजों को कम कर दें अपनी, और यही होगा ना उसमें भी. तो अंग्रेजों ने भी आज से 80 साल पहले यही फॉर्मूला रखा था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने. तो उसमें आपको क्या खराबी नजर आती? देखिए अब आप जरा और गहराई में मुझे इजाजत दीजिए जाने को. मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था कि पूरा खेल है डेवलप्ड कंट्रीज का कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज देन विद द चीप लेबर दे विल अंडरसेल अस एंड आवर इंडस्ट्रीज विल कोलैप्स, थ्रोइंग मिलियंस आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो पूरा खेल ये है. तो इंडिया इज द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है दुनिया में, मोस्ट डेवलप्ड इज इंडिया.
it's on the verge of breaking into the ranks of developed countries. But if it does, then with our cheap labor, we will undersell these Western industries, they will all collapse. तो लिहाजा कतई नहीं होने देना है. लड़वाना हिंदू मुसलमानों को, और लड़वाने का तरीका है कि हिंदू मुस्लिम लड़वाओ, कास्ट के बेसिस पे लड़वाओ, ये पूरा खेल चल रहा है आज भी. तो लिहाजा देखिए, वी हैव ऑल द पोटेंशियल. 15-20 साल में वी कैन बिकम लाइक यूएसए और चाइना, कोई दिक्कत नहीं. आपको बताऊं मैं, जापान में 1868 में मेजर रेस्टोरेशन हुआ. 1868 के पहले जापान वाज अ वेरी बैकवर्ड, बिल्कुल पिछड़ा फ्यूडल कंट्री. द शोगुन्स वर द रूलर्स हु वर टोटली फ्यूडल. जी, फार्मिंग सोसाइटी थी, खेती बाड़ी करते थे. अरे हाँ, वो फ्यूडल सोसाइटी थी. तो 1868 में जो मेजर रेस्टोरेशन हुआ, नाम के लिए तो एम्परर मेजर थे, मगर उनके जो एडवाइजर्स दे वर द रियल रूलर्स एंड दे वर मॉडर्न माइंडेड पीपल. उन्होंने they invited engineers from west, they themselves sent delegations, industry लगाए. 15-20 साल में जापान was totally made into a modern country. It took just, so it takes just 15-20. जो देखिए, हम लोग के मेन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया पाकिस्तान, because I regard them one country. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम is poverty, प्रॉब्लम is unemployment, प्रॉब्लम is hunger, प्रॉब्लम is lack of good health care, lack of, these are our problems. Unless we create a modern, become a modern industrial giant, we will never be able to get rid of these basic problems of ours. और 15-20 साल में हम हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा हिंदुस्तान तो कर रहा है ना, पाकिस्तान पीछे रह गया ना. हिंदुस्तान ने बेकार बात कर. देखो, ये इतने ब्राइट इंजीनियर्स हैं. अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाइए, मैं तो बहुत, मुझे बुलाते हैं, भरे हुए हैं इंडियन और पाकिस्तानी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ फिजिक्स, ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज. We have got tremendous talent. हम 15-20 साल में we can, Indian subcontinent can become like America और China. कोई दिक्कत नहीं. मगर अगर ये हो गया, then with our cheap labor, the industry will collapse. अरे भाई, आप हंस रहे हैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे. मैं बता रहा हूं. नरेंद्र मोदी को भी अमेरिकन एजेंट कह रहे हैं. क्या ये प्रूवन है? मतलब मैं, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मेरी बात सुनिए ना, आप बीच में इंटरप्ट करते हैं. सुनिए, पहले बात सुनिए. लेट द आर्गुमेंट डेवलप. अंग्रेज कलेक्टर सीक्रेटली रात को बुलाता था पंडित जी को, पैसा देता था, और इसी तरीके से मौलाना साहब को बुलाता था सीक्रेटली रात को, पैसा देता था, और कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो. कोई गाय काट दो, रातों रात किसी मंदिर में फेंक दो उसकी लाश, और दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर. आप लोगों ने देखिए, पहली चीज है कि आपने इस्लामिक स्टेट बनाया. हाउ कैन दिस कंट्री विद सो मच डाइवर्सिटी, मिलिट्री फैसिज्म इज द मेन डेंजर इन पाकिस्तान. हुकूमत इमरान खान नहीं करता है, आर्मी करती है. फाइटिंग फ्रॉम इनसाइड जेल, ही इज लीडिंग द डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगेंस्ट दिस मिलिट्री फैसिज्म. ये जो आपके जो जनरल्स हैं, ये लोग बिल्कुल थर्ड क्लास पीपल. नहीं, देखिए ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान को आपस में बेहतर ताल्लुकात करने में, हु इज स्टॉपिंग देम? आई एम आंसरिंग यू. देखिए, लोग जैसे मोदी क्या है, यू नो व्हाट इज मोदी? ही इज नथिंग बट एन अमेरिकन एजेंट. पूरा खेल ये है कि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे हैं. अरे भाई, आप हंस रहे हैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे. मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को भी अमेरिकन एजेंट कह रहे हैं. बिल्कुल. व्हाट एल्स? देखिए, जो लड़वाता है हिंदू मुसलमान को, इज ही नॉट अ फॉरेन एजेंट? पूरा खेल है डेवलप कंट्रीज का कि इंडिया शुड नॉट बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, और उसको रोकने का तरीका है कि लड़वाओ हिंदू मुसलमान को, लड़वाओ कास्ट बेसिस पे. पूरा खेल ये है. इंडिया में क्या चल रहा है? मिस्टर मोदी की एक ही पॉलिटिक्स है, हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स, नफरत पे पूरा चल रहा है खेल. और बिकॉज 80% पॉपुलेशन इंडिया हिंदू है, तो भाई वो जीत जाते हैं इलेक्शन. तो लिहाजा ऑब्जेक्टिवली क्या है बताइए? इज ही नॉट सपोर्टिंग the interest of developed countries कि India should not become a developed country and should remain Hindu and Muslims should keep fighting. लेकिन जस्टिस काजू, देखिए, आप इसमें एक ही पॉइंट लेके चल रहे हैं ना. पहले आप कहते हैं कि महात्मा गांधी, जो कि कांग्रेस की बहुत बड़ी फोर्स है, महात्मा, तो आप वहां पे कह रहे हैं कि वो ब्रिटिश एजेंट थे. अब मोदी जो है, वो खुद से तो उन्होंने बीजेपी बनाई नहीं. भारतीय जनता पार्टी तो 1980s की एक मूवमेंट है जिसके पीछे आरएसएस है, उसके अपने डांडे हैं, बहुत पीछे से चले आ रहे हैं. नरेंद्र मोदी तो उसके एक वर्कर हैं, वर्कर की हैसियत से प्रोग्रेस करते हैं. लेट 80s तक वो उसके एक हम्बल वर्कर हैं, फिर वो पार्टी के लीडर बन जाते हैं. अब वो पार्टी तो नहीं अमेरिकियों ने क्रिएट की, वो तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की फॉल्ट लाइन से
यानी पहले आप कांग्रेस को बर्तानिया के साथ जोड़ रहे हैं, अब आप बीजेपी को अमेरिका के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये तो सिर्फ आप इल्जाम लगा रहे हैं, इसको कोई आप इसको सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इफ यू देखिए, देयर सर्टेन थिंग कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हर चीज का डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये है कि आजादी 1947 में हुए। By today we should have become a highly developed country. Why are we still having massive poverty, unemployment? Is it not that some power is preventing us? ये कॉमन सेंस देखिए, हर चीज का डायरेक्ट एविडेंस आपको नहीं मिलेगा, आपको इन्फ्रेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, लॉजिकल इन्फ्रेंसेस यू हैव टू ड्रॉ। पूरा खेल ये है डेवलप्ड कंट्रीज का कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बिकम डेवलप्ड, बिकॉज देन विद देयर चीप लेबर दे विल अंडरसेल अस एंड डिस्ट्रॉय आवर इंडस्ट्रीज, थ्रोइंग मिलियंस आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था ये। तो लिहाजा यही खेल चल रहा है। हमारे जितने पॉलिटिकल, आई डोंट ब्लेम ओनली नरेंद्र मोदी, सभी पॉलिटिकल लीडर इंडिया के, ये सब ऑब्जेक्टिवली दे आर फॉरेन एजेंट्स। इनका काम कोई रिलीजन पे चलता है, चलाता है पॉलिटिक्स, कोई कास्ट पे चलाता है। पूरा खेल है कि ये पोलराइज करो सोसाइटी, इसी पे वोट मिलता है। नहीं तो इंडियन फिर तो तकरीबन 17-18 बरस तक पंडित नेहरू भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे और उनके 5 ईयर प्लान्स थे, वो इनकम इनइक्वालिटी बहुत बढ़ने नहीं देते थे, उनकी सोशलिस्ट किस्म की इकोनॉमिक्स थी। तो फिर आप ये कहेंगे कि पंडित नेहरू भी अंग्रेज या अमेरिकन एजेंट थे, फिर आप कहेंगे कि इंदिरा गांधी भी एजेंट थी, फिर मोरारजी देसाई भी एजेंट थे, बहुत हुकूमतें आई चली गई। हिंदुस्तान में तो बहुत सी सरकार आई है इस सारे टाइम पीरियड में। देखिए, लेट अस टॉक ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑफ टुडे। आई कैन हैव अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट नेहरू इफ यू वांट टू सम अदर डे। आई एम टॉकिंग ऑफ पॉलिटिशियंस ऑफ टुडे। ये पूरी आज की जो इंडियन पॉलिटिक्स चलती है, आपको शायद नहीं मालूम होगा, बट यू कैन आस्क एनी इंडियन, it 90% runs on the basis of caste and religion. कास्ट एंड रिलीजन वोट बैंक्स पे चलती है इंडिया की पॉलिटिक्स, आप समझे ना। तो उसके लिए ये पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल पार्टीज, मैं सिर्फ मोदी को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, सब पार्टीज को के लिए जरूरी होता है कि पोलराइज करो सोसाइटी, ताकि अपना कास्ट या रिलीजन वोट बैंक्स पक्का रहे। तो ऑल ऑफ देम डू इट। तो लिहाजा आई एम नॉट ब्लेमिंग मोदी अलोन, बट मोदी बिकॉज ही is the present prime minister and his whole politics is based on hatred against Muslims. तो किसको फायदा हो रहा है बताइए? इसका फायदा, इज इट नॉट द डेवलप्ड कंट्रीज? बिकॉज देन दिस एंश्योर्स कि इंडिया एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में इमर्ज ना करे, लड़ते रहें आपस में और गरीब रहें, गुर्बत रहे, पिछड़े रहें। पूरा खेल है ये। नहीं, ये तो बात आपने कई दफा दोहरा दी, लेकिन हर चीज का एक देखिए काउंटर आर्गुमेंट भी है इस चीज का। फॉर इंस्टेंस जो कम्युनल अवार्ड था, जो अनटचेबल्स के हवाले से कम्युनल अवार्ड था जो ब्रिटिश देना चाहते थे, मेरा ख्याल स्टैनले उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे 1932 में 33 में। गांधी का मोटिव समझ आता है कि गांधी को समझ आती थी कि अगर 25% हिंदू जो हैं वो नॉन हिंदू हो जाएंगे, वो एक और कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, तो जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो डिवाइड हो जाएगा। फिर उनके पास जो ताकत थी पॉलिटिकल वोट की, वर्सेस मुस्लिम वर्सेस हिंदू वर्सेस दलित, 3 डिफरेंट चीजें बन जाती। तो वो पॉलिटिकली तौर पे जाहिर है उन्होंने अपने आप को एक यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के साथ आइडेंटिफाई किया। अब आप उसको कह रहे हैं कि वो एक तरह की साजिश थी, मतलब ये तो सिर्फ आपकी एक ओपिनियन हो सकती है ना जस्टिस मार्कंडे, इसको पॉलिटिकली तो आप साबित नहीं कर सकते। देखिए, ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स ये है कि पहले आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इंडियन पॉलिटिक्स लार्जली रन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस वोट बैंक्स। आपने शायद सुना होगा या जी वो मुझे पता है, मैं सिर्फ कम्युनल अवार्ड की डिटेल्स निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए पूरा खेल था। देखिए, अब जरा और मुझे और गहराई में जाने दीजिए, अब इजाजत दीजिए, सुनिए मेरी बात जी। देखिए, 1857 के पहले कोई कम्युनल प्रॉब्लम हिंदुस्तान में नहीं था, बिफोर 1857। क्या ये प्रूवन है? हाँ, क्या ये प्रूवन है? मतलब मैं, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरी बात सुनिए ना, आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। सुनिए, पहले बात सुनिए, लेट द आर्गुमेंट डेवलप। देखिए, 1857 के पहले यू विल नॉट हियर ऑफ एनी कम्युनल राइट्स। हिंदू मुसलमान बड़े भाई बहन जैसे रहते थे गांव में वगैरह, एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते थे। हिंदूज यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ईद एंड मुहर्रम, Muslim used to participate in Holi, Diwali and so on. Up to 1857 there was no communal problem. 1857 में म्यूटिनी हुई, the great mutiny, you must have read in your history book. उसमें हिंदू मुसलमान jointly they fought against the British.
और उसको सप्रेस करने के बाद अंग्रेजों ने ये तय किया कि अब हिंदुस्तान को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ। और इसका सबूत अगर आपको चाहिए, सुनिए, आप नोट करिए, कागज कलम अगर आपके पास हो, आप नोट करिए, हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, ये नोट करिए। ये बुक का नाम है? हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म। ये एक स्पीच थी, ये आपको मिल जाएगी गूगल में। इट वाज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय प्रोफेसर बी एन पांडे, हु वाज प्रोफेसर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाद में वो गवर्नर ऑफ उड़ीसा बने, एंड ही गेव दिस स्पीच इन द इंडियन पार्लियामेंट। हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, करेक्ट, बाय बी एन पांडे। तो उसने बहुत डिटेल्स दिए हैं उसमें, आपको गूगल में मिल जाएगा। और उसमें उन्होंने, बी एन पांडे साहब ने, वो जो लेटर्स आए फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन टू द वाइसरॉय, जो लेटर्स आए उनकी डेट्स दी गई, उनके कंटेंट्स दिए हैं कि उसमें लिखा है कि लड़वाओ हिंदू मुसलमानों को। तभी हम लोग, तो होता क्या था ना, आप जानते क्या होता, 1857 के बाद अंग्रेज कलेक्टर सीक्रेटली रात को बुलाता था पंडित जी को, पैसा देता था, वो कहता था कल से मुसलमानों के खिलाफ बोलो। और इसी तरीके से मौलाना साहब को बुलाता था सीक्रेटली रात को, पैसा देता था, वो कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो। अच्छा, फिर एजेंट प्रोवोकेटियर्स हायर हुए, किराए के टट्टू, कि कोई गाय काट दो, रातों रात किसी मंदिर में फेंक दो उसकी लाश, और दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर। तो हिंदू जगेंगे सवेरे तो सोचेंगे सारे मुसलमान बदमाश होते हैं। या कोई सुअर काट के मस्जिद में फेंक दो और दीवार पे लिख दो जय श्री राम, तो मुसलमान जगेंगे सवेरे सोचेंगे कि सारे हिंदू बदमाश। ये ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड ये पॉलिसी चली। फिर 1909 में मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स आए, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कि हिंदू कैन ओनली वोट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम कैन ओनली वोट फॉर मुस्लिम। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई गई। अरे हाउ कैन अ यूनिवर्सिटी बी हिंदू और मुस्लिम? यूनिवर्सिटी मीन समथिंग यूनिवर्सल। फिर ये आइडिया कि हिंदी जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों की, यानी ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बड़ा अंग्रेज बड़े शातिर थे, बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में, एंड थ्रू देयर एजेंट्स उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बढ़ाते गए और अल्टीमेटली जाके ये बंटवारा हुआ, विच इट वाज अ ब्रिटिश स्वैंडल। अंग्रेजों की शरारत थी और कुछ नहीं, क्योंकि वी आर एक्चुअली वन कंट्री। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम एक ही मुल्क है, हमारा एक कल्चर है भाई। हम लोग बोल रहे हैं हिंदुस्तानी में, एंड कल्चर इज रियली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज। हम लोग के हिंदुस्तानी कॉमन लैंग्वेज इन लार्ज पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो वी आर एक्चुअली वन कंट्री। तो लिहाजा मगर ये था कि अगर हम लोग यूनाइटेड रहेंगे तो एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट इमर्ज करेगा, और फिर वो दैट विल बी अ बिग राइवल टू द वेस्टर्न इंडस्ट्रीज बिकॉज वी हैव चीप लेबर। आप समझे ना, पूरा खेल ये था। बड़े सिंपल लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं, आप लोगों को तो समझ नहीं आती, बार बार मैं रिपीट करता जा रहा हूँ। पूरा खेल है एक बड़ी कि खूबसूरत किताब है, एक बड़ी खूबसूरत किताब है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के एक प्रोफेसर ने कुछ साल पहले लिखी है, जिसका टाइटल है द लॉस ऑफ हिंदुस्तान। मैं कोशिश करता हूं आपको भिजवाऊंगा किताब, लॉस ऑफ हिंदुस्तान। लॉस ऑफ हिंदुस्तान जो है वो ये कहती है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज बना 18th सेंचुरी के आखिरी क्वार्टर सेंचुरी में, बंगाल में, कलकत्ता में, तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने जहां उर्दू पे काम किया, वहां उन्होंने हिंदू रिलीजियस कोड पे भी काम किया। और हिंदू एज सच कोई एक सिंगल रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं थी। नॉर्थ ऑफ इंडिया से साउथ ऑफ इंडिया, ईस्ट से वेस्ट तक हिंदू एक धर्म तो था, लेकिन जिस तरह से इस्लाम एक सिंगल किताब या एक सिंगल प्रॉफिट के गिर्द ऑर्गेनाइज है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म, ऐसा हिंदू मत में नहीं था। और यही वजह थी कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह सकते थे, क्योंकि मुस्लिम्स एक छोटी सी माइनॉरिटी थे, वो कभी भी रूल ही नहीं कर सकते थे इतने बड़े यूनाइटेड भारत के ऊपर या हिंदुस्तान पे। अगर 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 हिंदुओं में भी एक तशख्खुस होता कि हम अलग हैं, तो अंग्रेजों ने एक अलग आइडेंटिटी को उभारने के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। यानी इवन जो हिंदू कोड है, रिलीजियस कोड जो है, जो उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, उसको उन्होंने खड़ा किया, तो वो तो सब कुछ है। लेकिन हिंदी जुबान का जो आप कहते हैं, ये इसको ब्रिटिश ने कब किया? बिकॉज उर्दू को भी बहुत ज्यादा उन्होंने ही उस पर काम किया, फोर्ट विलियम कॉलेज पे उर्दू पे बहुत काम किया उन्होंने, तो हिंदी पे कब काम किया उन्होंने? देखिए, आप लिखिए, कागज कलम है आपके पास, आप लिखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। बातें आप लोगों को ज्यादा तो है नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखिए। अरे साहब सुनिए, आप लोग अपने को डॉक्टर बन गए, पीएचडी किए हैं कहीं से। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भार ही भारतेंदु
भारतेंदु, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए गूगल पे करिए टाइप, गूगल पे टाइप करिए BHARTENDU हरिश्चंद्र, HARISCH। ही वॉज द मेन मिसचिफ मेकर। अंग्रेजों के दलाल वही थे, उन्होंने ही वॉज इन्होंने द फादर ऑफ हिंदी। मिल गया, फाइनली मिल गया। राइट। अच्छा, ये हजरत जो थे, देखिए इनका काम ये था कि क्रिएट करो एक लैंग्वेज कॉल्ड हिंदी। अब यहां से तो नहीं हिंदी पता चल रहा कि अंग्रेजों का एजेंट था, लेकिन ये मतलब पता चल गया कि आप ये कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा भारतेंदु खेल ये हरिश्चंद्र। था। अरे पूरा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये थी कि कह दो, ये आइडिया स्प्रेड करो कि हिंदी लैंग्वेज हिंदुओं की, उर्दू लैंग्वेज मुसलमानों की, जबकि उर्दू वाज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द ऑल पीपल। हम लोग के, इंटरेस्टिंग। मेरे बाप दादा उर्दू, आप जानते हैं, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुना है। मेरे शादी पे जो मेरे फादर ने पैगाम भेजा मेरे ससुर साहब को, हम्म। ठेठ उर्दू, आप इतनी अच्छी उर्दू नहीं लिख पाएंगे, अच्छा। बिल्कुल वेरी चेस्ट उर्दू में। ही सेंड द पैगाम होता है ना कि आई वांट टू मैरी योर डॉटर। मेरे फादर ने मेरे ससुर को जो भेजा, आई विश आई हैड प्रिजर्व दैट, वेरी चेस्ट उर्दू। तो हम लोग, उर्दू ही हम लोग की जुबान थी भाई, ये तो। अच्छा चले, हमने इतना लंबा, हमने तकरीबन 45 मिनट इसमें बात की। ये बताएं अब हल है क्या? अब तो जिस किस्म की नफरतें, जब तक कम से कम आरएसएस का, बीजेपी का राइज नहीं हुआ था, फिर भी कांग्रेस की एक और किस्म की जुबान थी। हर दफा बात होती थी कि भाई इंडिया को, पाकिस्तान को एंगेज करना है, साथ लेके चलें, कोई हल निकालते हैं। अब तो वो सारी बात 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई, उसके बाद उन्होंने तमाम डायलॉग, तमाम बातचीत उन्होंने बंद ही कर दी इस तरह से। आज तो 10 साल हो गए, 11वां साल है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई एंगेजमेंट नहीं है। वरना पहले हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के टेलीविजन एंकर इकट्ठे होकर प्रोग्राम करते थे, हिंदुस्तान के मीडिया एंड पॉलिटिशियन हमारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे, हम मुख्तलिफ मुल्कों में कॉन्फ्रेंसेस में आते थे, हम वहां जाते थे। मैं कई दफा दिल्ली में आया हूँ, आईटीसी मौर्या में ठहरा, मैं मुंबई जाके ठहरा, हमें इंडियन फॉरेन ऑफिस इनवाइट करती थी, पूरा हिंदुस्तान हमने देखा। इसी तरह से हिंदुस्तान के लोग आते थे, लाहौर इस्लामाबाद भरा होता था उनसे, हम बैंकॉक में जाके मिलते थे। वो तो सब खत्म हो गया प्रोसेस। अब आगे देखिए क्या होगा? मैंने कई बार कहा कि सोल्यूशन इज अ रेवोल्यूशन, मगर उसमें वक्त लगेगा। आपने मेरा आर्टिकल भी छापा है, आपकी जो वेबसाइट है GVS, उन्होंने छापा है कि लॉन्ग मार्च हैज नॉट येट बिगन। हम लोग ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होगा। इट हैज टू बी बाय रेवोल्यूशन, बट दैट विल टेक टाइम। इट रिक्वायर्स अ people's struggle, a historical people's struggle, which will take 15-20 years, and tremendous sacrifices will have to be made. जस्टिस और मार्कंडे, हम तो पाकिस्तान में रेवोल्यूशन का लोग बेचारे वेट करते करते खत्म हो गए, 3 साल हो गए हमारे, तो वहां पर एक फौजी हुक्मरान बैठे हुए। आप लोग को दिक्कत है कि आप लोग मुझसे कुछ कहते हैं तो आप लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। आप लोगों ने, देखिए पहली चीज है कि आपने इस्लामिक स्टेट बनाया। हाउ कैन दिस कंट्री विद सो मच डाइवर्सिटी, यू कांट हैव अ स्टेट रिलीजन, यू हैव टू बी सेकुलर। सबका इक्वल रिस्पेक्ट दो तो कोई दिक्कत। देखिए एम्परर अकबर, मुगल एम्परर अकबर, जो जिसको आई रिगार्ड हिम द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड, उसकी पॉलिसी थी सुलह ए कुल। देखिए उसकी दो पॉलिसीज थी, एक तो दीन इलाही, ही वांटेड टू फाउंड अ कॉमन रिलीजन, व्हिच दैट वाज अ फेलियर, वो फेल हो गए। मगर दूसरी पॉलिसी सुलह ए कुल, which means giving equal respect to all religions and communities. That was a grand success, and that is why the Mughal Empire lasted so long. 300 साल 300 चला क्यों? Because it was inclusive, सबको साथ लेके चलता था। जो मैंने कहा कि अकबर इज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन, नॉट दिस फेलो गांधी। अकबर ने जो नींव डाली, फाउंडेशन ले किया, उससे अभी भी नहीं हट। उसी ही क्रिएटेड इंडिया बिकॉज ही गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। उसके कोर्ट में हिंदूज थे बड़े हाई पोजीशन में। टोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर, एंड बीरबल एंड मान सिंह जनरल, ने सबको इक्वल रिस्पेक्ट देता था। कोई शक तो नहीं। आप मेरा आर्टिकल पढ़िए, गूगल पे जाइए, एम्परर अकबर द फादर ऑफ द इंडियन नेशन, ये नोट करिए। ही मैं उसी ढूंढ की लूं। पॉलिसी लगता है ये पूरा हमारा कितना, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डाइवर्सिटी इतनी, यू नो डाइवर्सिटी क्यों है, व्हाई इज देयर सो मच डाइवर्सिटी इन इंडिया? आई विल टेल यू। This India, by India I include Pakistan and Bangladesh. This is a country of immigrants. इसमें 93-94% लोग जो रहते हैं इस रीजन में, दे आर नॉट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट। आप यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं है, ना मैं हूँ। हम लोग के एंसेस्टर मेनली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से आए थे। सेंट्रल एशिया। अरे भाई, नॉर्थ वेस्ट से आए थे। देखिए
पहले ये थ्योरी थी कि द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया वर ड्रविडियंस, दैट हैज आल्सो बीन डिस्प्रूव्ड। उसके कई प्रूफ हैं कि ड्रविडियन बल्कि रहते थे यहाँ आपके बलूचिस्तान में। जैसे एक लैंग्वेज आपके पाकिस्तान में जिसका नाम है ब्राहुई, रावी। आपने नाम, जी जी बिल्कुल। दैट इज अ ड्रविडियन लैंग्वेज। अब सवाल है, अरे भाई आप गूगल में जाइए, BRAHUI टाइप करिए, सवाल है कि ये यहाँ तमिल जुबान कहाँ से आ गई? ये तो रिजेंबल्स तमिल, और 2 मिलियन पीपल इन बलूचिस्तान स्पीक इट, ब्राहुई। दैट मीन्स रेमिनेंट्स, तो ये लोग वहीं के रहने वाले थे। तो आर्यन भी बाहर के थे, द्रविडियन भी बाहर के थे। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया वर द प्री द्रविडियन ट्राइबल्स, जो जो जिनको हम लोग के आदिवासी कहते हैं, जैसे भील्स हैं, गोंड्स हैं, सांथाल, they were slaughtered in large numbers and driven into the forest by our ancestor, हमारे ancestor ने बड़ा जुल्म किया उन पे। जैसे रेड इंडियंस अमेरिका में है ना, they were the original inhabitants of America। ये सब यूरोपियन वगैरह तो बाहर से आए थे। अब रेड इंडियन कोई नहीं कह सकता उनको, अब उनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं, अमेरी इंडियन से नेटिव नेटिव अमेरिकन अमेरिकन। कहीं, मैं कहता हूँ वो दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। सिमिलरली ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान, ये दे वर द दीज ट्राइबल्स, दे आर हार्डली 6 or 7% ऑफ आवर पॉपुलेशन टुडे। आप समझे ना, बाकी को स्लॉटर कर दिया गया और बहुत जुल्म हुए उन पे। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि वी आर कंट्री, इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वी आर लाइक नॉर्थ अमेरिका, एंड दैट एक्सप्लेन्स द डाइवर्सिटी। देखिए, कंपेयर करिए इंडिया को विद चाइना। इंडिया की भी आबादी 140 करोड़ के करीब है, चाइना की भी आबादी 140 करोड़ के करीब, मगर देयर इज ब्रॉड होमोजेनिटी इन चाइना। ऑल चाइनीज हैव मंगोलॉइड फेसेस, then 95% belong to one ethnic group called the Han, HAN। फिर उनकी एक कॉमन रिटन स्क्रिप्ट है मैंडरिन। मैंडरिन is also a spoken language, हालांकि there are other spoken languages like Cantonese and Hakka and all, but one common written script। हमारे यहाँ इंडिया contrast is the country of tremendous diversity, although आबादी is the same as China। इतने रिलीजन, इतनी कास्ट, इतनी लैंग्वेजेस, इतने एथनिक ग्रुप्स, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, कोई नाटा है। तो ओनली पॉलिसी विच विल वर्क इज गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल कम्युनिटी, जो मुगल एम्पर अकबर की पॉलिसी थी। और मैं इसी देख पे रहा हम हूँ कि लोग ने हैन कितनी परसेंट है, बनाया है, सही कहते हैं आप, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। डेटा अप्रोक्सीमेटली 91% ऑफ चाइना's population is Han Chinese, making them the dominant ethnic group in the country। ये फिर कैसे हुआ वहां पे? हिंदुस्तान में तो ऐसी नहीं है कुछ भी इतना ज्यादा। मैंने बताया ना, वहां दैट इज नॉट अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। इंडिया इज लाइक नॉर्थ अमेरिका। इंडिया जो है, इसमें एक्सेप्ट फॉर 6 or 7% जो ट्राइबल्स हैं, उनके अलावा हम लोग सब बाहर के हैं, हम लोग फॉरेनर्स हैं एक तरीके से। तो वेरी जो भी ट्रू। इमिग्रेंट्स आते थे, they used to bring their own religion, their custom, their culture, their language, and so that is why there is so much tremendous diversity in our subcontinent। तो एक ही पॉलिसी चल सकती, अकबर चलिए की आप पॉलिसी। जस्टिस मार्कंडू, आप भगवान का शुक्र अदा करें कि आप ऐसी बातें कह के हिंदुस्तान में रह भी सकते हैं। हम तो इस किस्म की बातें कह के रह ही नहीं सकते पाकिस्तान में। हम तो इससे बड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं, फिर भी नहीं रहने देते हमें। दैट इज व्हाई आई सपोर्ट इमरान खान, जो आपने पहले इशू किया था कि मैं क्रिटिसाइज भी करने लगा हूं। बट आई एम स्टिल, यू नो व्हाई आई सपोर्ट इमरान इवन टुडे, ऑल्दो आई टेल द पाकिस्तानी कि डोंट बी अंडर एनी इल्यूजन्स। Imran Khan has no solution to your basic problems, which are the problems of poverty, unemployment, lack of health care, lack of good education। इस सब का कोई उसके पास solution नहीं। मगर because the greater danger is this military fascism, और उसके खिलाफ वो लड़ रहा है, he is asking for fresh election democracy। That is why I still support him। Although I'm telling Pakistanis again and again कि एक आप गलत फहमी में मत रहिए कि आपके वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं सॉल्व, उसके बाद है नहीं कोई सोल्यूशन। मगर इस वक्त उसको सपोर्ट करना जरूरी है। मैं फिर भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि फैसिज्म इज द मिलिट्री फैसिज्म इज द मेन डेंजर इन पाकिस्तान। ये जो आपके जो जनरल्स हैं, ये लोग बिल्कुल third class people। They don't permit any kind of democracy, freedom। That's why I'm supporting Imran Khan। Although I criticize पाकिस्तान him में बड़ा also। फर्क पड़ गया। आज से 2.5 साल 3 साल पहले अगर ये सब कुछ कहते आप किसी पाकिस्तानी को तो वो डर जाता, वो सुनता कोई ना उसको। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं देयर इज म्यूजिक टू पाकिस्तानी ईयर्स, जब आप कहते हैं कि जनरल स्कॉन्ड्रल्स हैं, थर्ड रेट हैं, तो आज सारा पाकिस्तानी ये कह रहा है, तो ये तो एक तब्दीली वहां पे आ गई है। देखिए ऐसा है, अब सुनिए, मेरी एक इंटरव्यू दी थी, एक हैं जो अमेरिका में रहते हैं, ही केम फ्रॉम लाहौर।
हैदर हैदर रजा वो आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, जस्टिस काटू हैदर। तो यही कैलिफोर्निया में उन्होंने इंटरव्यू दी थी लास्ट टाइम आई केम। हैदर तो रजा उन्होंने या कहा, हैदर मेहदी? नहीं नहीं, हैदर मेहदी फर्क है, हैदर रजा उनका नाम। अच्छा अच्छा। सुनिए, उन्होंने कहा हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं पाकिस्तान। मैंने कहा देखिए, मेरी बड़ी ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की, सुना बड़ी खूबसूरत जगह है वहाँ पे देखने की, बहुत आने की ख्वाहिश है, मगर मुझे कभी वीसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि पाकिस्तान कोई मुल्क ही नहीं है, इट्स अ फेक कंट्री, आर्टिफिशियल, ये तो इंडिया का पार्ट है, इट इज बाउंड टू रीयूनाइट विद इंडिया। तो ये क्या हुआ, एक बार इफ्तार पार्टी हुई थी दिल्ली में, बहुत बड़ी पार्टी थी, हमारे एक हिंदू फ्रेंड देते थे, बिजनेसमैन। तो उसमें आपके पाकिस्तान के तब हाई कमिश्नर थे सुहेल हमीद या क्या नाम, सुहेल महमूद। सुहेल महमूद, जो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बने। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, बहुत डिसेंट उनको आदमी। उनको मेरे बगल में बैठा दिया गया। तो मैंने कहा सुहेल साहब, मैंने सुना है पाकिस्तान बड़ी खूबसूरत जगह है, मैं देख कभी गया नहीं हूँ। बोले साहब, जस्टिस काटजू, बिल्कुल इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि यू आर अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, आपको इनवाइट करना हम लोग का के लिए बड़ी मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, बिल्कुल आपको इनविटेशन भेजेंगे, ये वो। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया, विजिटिंग कार्ड, उसमें उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी सब लिखा। फिर मैं जब घर गया, बार बार उनको फोन करूं, बार बार ईमेल भेजूं, कोई जवाब नहीं। तो मुझे फिर बाद में ये महसूस हुआ कि उन्होंने अपने सुपीरियर से कंसल्ट किया होगा इस्लामाबाद, और वो सुपीरियर ने कहा होगा इससे दूर रहो, ये खतरनाक आदमी है, ये तो हमको कोई मुल्क ही नहीं मानता है। कहता है, मैंने कहा पाकिस्तान क्या है भाई, वो पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम मुगल टाइम्स, वी आर वन कंट्री। ये फर्जी मुल्क है, ये बिला अंग्रेजों की चाल थी। मगर आप लोग से कहें तो आप लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे। पिछली बार मैं आया था उस पे, क्या था नाम, अरे भाई वो स्पेस होती ना, स्पेस बनाई जाती है। ट्विटर स्पेस, ट्विटर स्पेस। अच्छा, तो उन्होंने वो जो आरी एरी चैनल के हैं, शाकिर क्या नाम है, कोई है, शाकिर मुझे साहब याद है ने, आपका झगड़ा हो गया किसी से हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं, तो वो मुझसे नाराज हो गए। अरे भाई, हाँ मेरा पॉइंट सुन तो लो, हाँ यू मे वाई आई वाज टोल्ड यू गेट आउट। हाँ। तो भाई और मुझे बंद कर दिया उन्होंने, दे ब्लॉक मी। अच्छा, उन्होंने मैंने कहा बंद कर भाई, दिया? नहीं, मैं उससे पहले जा चुका था, मुझे ये बंद करने वाला सीन नहीं पता। अच्छा मुझे ये मैंने बताएं, वो आप हाँ, ये हिंदुस्तान में फिर भी बावजूद इसके कि पहले के मुकाबले में हिंदुस्तान में गोदी मीडिया भी है, ज्यादा सख्ती भी है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान में कहने सुनने की इजाजत अभी भी बहुत ज्यादा है। इसलिए आप जो कुछ हिंदुस्तान में कह सकते हैं पाकिस्तानी इमेजिन नहीं कर सकते। अब आपने वापस भी हिंदुस्तान जाना है, कैलिफोर्निया में ही नहीं रहना। आप कह रहे हैं कि गांधी जी हैं वो ब्रिटिश एजेंट थे। अब मैं तो फिलहाल पाकिस्तान जा नहीं रहा, वरना मैं तो ये कह नहीं सकता, अगर मैं कहूं कि भाई जिन्ना जो है वो कोई ब्रिटिश एजेंट थे या अमेरिकन थे या कुछ थे, तो फिर तो मेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा पाकिस्तान के साथ सिलसिला। मुझे बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पास है यूनानिमस रेजोल्यूशन अगेंस्ट मी, आप देख लीजिएगा गूगल में। रेजोल्यूशन एंड के बाद भी तो आपको रहे, तो आप हिंदुस्तान में ना उठाया तो नहीं आपको, उन्होंने आके बंद तो नहीं कर दिया ना? पाकिस्तान में तो बंद ही कर देंगे। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, देखिए वो तो अरुंधति अरुंधति राय भी हिंदुस्तान में ही रहती है ना, वो इतना कुछ बोलती हैं बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस वहीं रहती हैं। लेकिन आपने कुछ दिन पहले तक इमरान खान के खिलाफ बड़े ट्वीट्स किए हैं कि भाई इमरान खान बेवकूफ आदमी है, उसको कुछ नहीं निकलेगा। वो क्या है मामला? देखिए, मैंने आपको बताया तो दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो एस्पेक्ट ये है कि प्रेजेंटली वॉट एवर ही इज fighting from inside jail, he is leading the democratic forces against this military fascism, and compared to military fascism, he is far better. कम से कम अगर वो पावर में बाई सपोजिंग बाई चांस आएगा, हालांकि मुझे नहीं लगता वो आएगा, मगर आ जाए तो कम से कम रिलेटिव तो कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी लोगों को। ये तो आर्मी वाले तो बिल्कुल, ये आप समझिए, इन्होंने तो बिल्कुल गैग कर दिया है। तो लिहाजा ही इज फॉर बेटर, तो दैट इज व्हाई आई एम स्टिल सपोर्टिंग, बट आई एम टेलिंग पाकिस्तानी की डोंट बी अंडर इल्यूजन्स कि वो आ जाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम, ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह सॉल्व, कुछ नहीं सॉल्व। ये नो, इसका सोल्यूशन इज अ रेवोल्यूशन। दैट सोल्यूशन कैन बी अचीव्ड ओनली बाय हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन व्हिच विल टेक 15-20 इयर्स। आप समझे ना? तो लिहाजा ये गलत फहमी मत रहिए। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग रिपीटेडली कि आप लोग एक बिल्कुल भेड़ बकरी जैसे कि आप इमरान खान सब चीख रहे चिल्ला रहे हैं लाइक शीप एंड कैटल। अरे थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करिए। यस,
presently we have to support him because he is fighting against this military fascism. That I अच्छा, agree and I am. एक दो चीजें हमें बस इसको वाइंड अप करते हैं। एक दो चीजें मुझे बताइए हिंदुस्तान के हवाले से और इमरान खान के हवाले से। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने 20 अगस्त 2018 को, और उनसे बनने से पहले जब उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की 26 जुलाई 2018 को, तो उस विक्ट्री स्पीच में उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात चाहेंगे, अगर वो एक कदम बढ़ाएंगे हम दो कदम बढ़ाएंगे। फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाती अपने हाथ से खत लिखा, उनको कॉल किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे फॉरेन मिनिस्टर और सुषमा स्वराज जी जिनकी डेथ हो गई है उनकी मुलाकात होने दें सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के के जो साइड्स पे होती है, साइड लाइंस पे होती है। तो पहले मोदी जी ने उससे एग्री कर लिया, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद एक नया ड्रामा खड़ा हो गया कि जम्मू कश्मीर में वहां पर कोई सिपाही किसी ने मार डाला। उन्होंने कहा ये इमरान खान ने कत्ल कराया। इंडिया के फॉरेन ऑफिस के एक स्पोक्सपर्सन रवीश कुमार ने बाकायदा ट्वीट किया और कहा कि इमरान खान दहशतगर्द है, और यूं सारे प्रोसेस को उन्होंने रोक दिया। आप ये बताएं कि मैं इसको ये समझता हूं कि मैंने हिंदुस्तान के जो हाई कमिश्नर होते थे अजय बसेरिया, उनके साथ भी इसको मैंने बहुत डिस्कस किया था इस्लामाबाद में, वो कोई मुझे खातर खा इसका जवाब नहीं दे सके। इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूं कि इवन हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ओवर रूल किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एग्री कर लिया था, उन्होंने सब सेट हो गया था, फिर उसके बाद उसको ओवर रूल कर दिया गया, और हिंदुस्तान और इमरान खान को जो डायलॉग था इंडिया पाकिस्तान का वो डिनाई किया गया शुरू से। और अभी भी अगर आप ओपिनियन देखते हैं, बावजूद इसके कि इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज की सख्तियां झेली, वो जेल में है, सब कुछ है, हिंदुस्तान के लोगों की ओपिनियन इमरान खान के खिलाफ है। मतलब बड़ी अजीब बात है, क्यों इमरान खान क्यों दुश्मन है? देखिए, जरा मुझे 2 मिनट वक्त दीजिएगा समझाना। पहला तो चीज समझिए कि इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बी केप्ट हॉस्टाइल टू ईच अदर। ये डेवलप्ड कंट्रीज का प्रिंसिपल है, बिकॉज दे डोंट वांट यूनाइटेड इंडिया टू इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। मैंने आपको समझा दिया था। तो उसके लिए जो पाकिस्तान बनाया गया था इसीलिए, और अभी भी बोथ इंडियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोले कुछ भी, बट दे मस्ट बी केप्ट हॉस्टाइल टू ईच अदर। देखिए, आपके पाकिस्तान में हुकूमत इमरान खान नहीं करता है, आर्मी करती है, एंड आर्मी इज डेडली हॉस्टाइल टू इंडिया। और क्यों? क्योंकि उनको ऑर्डर आते हैं, अमेरिका से ऑर्डर आते हैं, तो लिहाजा दे विल बी केप्ट हॉस्टाइल टू ईच अदर। India and Pakistan, the very purpose of creating Pakistan was that there should be enmity, hostility, ताकि एक यूनाइट होके एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में नहीं इमर्ज करे। पूरा खेल आप समझिए ना, व्हाट इज गोइंग ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। होल गेम इज कि इंडिया शुड नॉट बिकम अनदर चाइना। एक चाइना ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है, बिकॉज विद द चीप लेबर चाइनीज अंडरसेल सो मेनी अमेरिकन प्रोडक्ट्स। अगर इंडिया भी एक चाइना बन जाए तो लिहाजा वेस्टर्न इंडस्ट्री विल कोलैप्स, क्योंकि हाउ विल दे फेस आवर कंपटीशन? वी विल सेल गुड्स एट 1/3 द प्राइस। तो लिहाजा उसका तरीका है कि इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बी केप्ट इन परपेचुअल हॉस्टिलिटी टू ईच अदर। पूरा खेल ये कीप इट इन दिस इन योर माइंड। ये इमरान खान वगैरह रेलिवेंट नहीं है कि इमरान खान दोस्ती करना चाहते थे या दुश्मनी का। इट इज द आर्मी विच मैटर्स, नॉट इमरान खान। और आर्मी इज डेडली हॉस्टाइल टू इंडिया, पाकिस्तान आर्मी। तो लिहाजा कोई सवाल ही नहीं है, ये सब की दोस्ती करना है, फिजूल बातें हैं, इससे कुछ माने ना मतलब है। ये कह दिया इमरान खान ने कि हाँ आप एक कदम आइएगा हम 2 कदम आएंगे। इट्स ऑल मीनिंगलेस। द मेन थिंग इज व्हाई वाज पाकिस्तान क्रिएटेड? सो दैट हॉस्टिलिटी रहे, या हम लोग एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में इमर्ज ना करें। बट आवर एम इज वी मस्ट बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, because only then we can abolish poverty and unemployment and hunger and lack of health care and all. So our aim, the aim of the people of Indian subcontinent is directly opposite to the aim of the developed countries. उनका aim है कि हम backward रहें, पिछड़े रहें, गरीब रहें। और हमारा aim है कि we must become a modern industrial giant, because that's the only way to abolish poverty and unemployment and hunger, which are our main enemies. हमारे दुश्मन ना इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया। हम दोनों के दुश्मन हैं गरीब, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, ये हमारे दुश्मन है। जस्टिस मार्कंडे काजू, बहुत शुक्रिया। पूरा हमने बहुत अच्छी डिस्कशन की। इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।